कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। स्कूल से लौटते समय बिशु पूरे रास्ते रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कार जैसे ही हवेली जैसे उस घर के मुख्य गेट के अंदर दाखिल हुई, वो सीट बेल्ट खुलने से पहले ही उछल पड़ा। दीदी जल्दी चलो, दादी माँ को बताना है। बहुत बड़ा स्कूल है और मेरा एडमिशन भी हो गया। उसकी आवाज़ में इतनी चमक थी कि लगता था जैसे उसने कोई दुनिया जीत ली हो। ईशा ने उसे प्यार से देखा। उसकी आंखों में वही सपना था जो उसने बरसों से सिर्फ दुआओं में देखा था। दरवाज़ा खुलते ही बिशु सीधे अंदर भागा। दादी माँ आंगन के पास वाले बड़े सोफे पर बैठी तुलसी को जल चढ़ाकर अभी अभी आई ही थी। बिशु सीधा उनकी गोद में लिपट गया। दादी माँ, वो लगभग चिल्लाया, मैं बड़े स्कूल में पढ़ने जाऊंगा, बहुत बड़ा, बहुत सुंदर। वहाँ फव्वारा है, बड़ा ग्राउंड है और प्रिंसिपल मैम ने कहा है मैं बहुत ही स्मार्ट हूँ। दादी माँ पहले तो उसकी रफ्तार से घबरा गई, फिर उसकी बातों की मिठास में मुस्कुरा उठी। अरे धीरे धीरे बोल मेरे शेर, सांस तो ले ले। उन्होंने उसके गाल पकड़कर माथे को चूम कर कहा। सच में हो गया एडमिशन। ईशा दरवाजे पर ही ठिठक कर खड़ी रह गई। अग्निवीर उसके पीछे था, पर उसकी नज़रें सिर्फ बिशु और दादी माँ पर थी। उसे घर में अपनापन था और एक अधूरा परिवार पूरा होने की शुरुआत थी। हाँ दादी माँ, बिशु फिर बोला, और सुपर हीरो ने सब कर दिया। उसने पीछे मुड़कर अग्निवीर की तरफ इशारा किया। दादी माँ की आंखें भर आई। उन्होंने खड़े होकर अग्निवीर के सिर पर हाथ रखा। खुश रहो बेटा, तुमने इस बच्चे को जिंदगी दे दी। अग्निवीर हल्का सा मुस्कुराया। दादी माँ, मैंने कुछ नहीं किया, ये खुद बहुत खास है। कुछ देर तक घर में बस बिशु की बातें गूंजती रही। स्कूल का गेट, क्लासरूम, बड़ी बिल्डिंग, सबका वर्णन। फिर अचानक अग्निवीर, मुझे ऑफिस जाना है, मैं चलता हूँ, मुझे लैपटॉप लेना है, ये बोलकर उसने धीमे से कहा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। ईशा ने एक पल दादी माँ और बिशु को देखा, फिर बोली, मैं आती हूँ, शायद उन्हें मेरी ज़रूरत हो। उसकी आवाज़ धीमी थी, पर उसमें एक खिंचाव था दिल का। वो धीरे धीरे सीढ़ियाँ बढ़ी। हर कदम के साथ उसका दिल और भारी होता जा रहा था। कमरे का दरवाज़ा आधा खुला था। अग्निवीर अलमारी से लैपटॉप निकाल रहा था। उसकी पीठ उसकी तरफ थी। ईशा अंदर आई। कुछ पल वो उसे देखती रही। वो आदमी जिसने बिना कोई रिश्ता मांगे उन्हें अपना नाम, घर, सम्मान दे दिया। उसकी आंखें भर आई। वो अनायास आगे बढ़ी और झुककर उसके पैरों को छूने लगी। अग्निवीर ने जैसे ही हलचल महसूस की, तुरंत मुड़ा और उसे कलाई से पकड़कर ऊपर खींच लिया। ये क्या कर रही हो तुम ईशा? उसकी आवाज़ में डांट नहीं, घबराहट थी। ईशा की आवाज़ कांप रही थी। मैं समझ नहीं पा रही, आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं मैं? आपने हमने मैं समझ नहीं पा रही, आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? आपने हमें अपनी ज़िंदगी में जगह दी, इतना मान, इतना सम्मान, मैं शब्दों में भी नहीं कह सकती। मैं मरकर भी आपका ये एहसान। वो बोलते बोलते रुक गई। अग्निवीर ने धीरे से अपनी उंगली उसके होठों पर रख दी। उसकी आंखें गहरी हो गई। ऐसी बातें फिर कभी मत कहना, बहुत धीमे से उसने पर ठोस आवाज़ में कहा। मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता हूँ। विशु को एक अच्छा इंसान बनते हुए देखना चाहता हूँ। मरने जैसे शब्द हमारी कहानी में नहीं होंगे, समझी? ईशा की आंखों से आंसू लुढ़क पड़े। अग्निवीर ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो उसके सीने से लग गई, जैसे बरसों से वही सुकून ढूंढ रही हो। उसने कहकर उसकी शर्ट पकड़ ली। तुम अकेली नहीं हो, उसने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। ईशा ने उसके सीने पर हाथ रख दिया। धड़कनें तेज थी पर सच्ची थी। अग्निवीर ने उसके माथे को चूमा। मुझे ऑफिस के लिए निकलना होगा, उसने हल्के से कहा। वे नीचे आए। दादी माँ दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने अग्निवीर के सिर पर हाथ रखा। मेरा बेटा, खूब तरक्की करो, हमेशा खुश रहो, आशीर्वाद दीजिए बस। यह मुस्कुराया और बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद हुआ। घर में हल्की खामोशी छा गई। ईशा सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतरी, पर उसका मन अब भी ऊपर उसी कमरे में अटका था। वो सोच में डूबी थी। उसका हर शब्द, हर वादा उसके दिल में गूंज रहा था। दादी माँ उसके सामने आकर खड़ी हो गई, पर ईशा को पता ही नहीं चला। मेरी लाडो, दादी माँ ने प्यार से कहा, कहाँ खोई है? मैं सामने खड़ी हूँ और तुझे होश ही नहीं। ईशा चौंकी। दादी माँ, वो झट से उनके पास गई और सिर उनकी गोद में रखकर बैठ गई।
क्या सोच रही है? दादी माँ ने उसके बाल सहलाए। ईसा की आंखें नम थी पर चेहरे पर मुस्कान भी थी। वो बहुत अच्छे हैं दादी माँ, बहुत। उन्होंने जो किया कोई नहीं करता। वो अग्निवीर की एक एक बातें बताती रही, कैसे उसने प्रिंसिपल के सामने उसका साथ दिया, कैसे उसने उसके आंसू पोंछे कमरे में, कैसे उसने कहा कि जिंदगी साथ जीनी है। दादी माँ बस मुस्कुराती रहीं। बेटा, उन्होंने कहा, भगवान हर किसी को दोबारा मौका नहीं देता, पर देता है तो पहचानना जरूरी होता है। ईसा ने उनकी गोद में चेहरा छुपा लिया। अब उसके आंसू दर्द के नहीं थे, ये उस सुकून के थे जो उसे आखिर मिल रहा था। घर की हवा आज अलग थी, जैसे किसी ने दीवारों में भी उम्मीद भर दी हो। दोपहर की धूप आंगन के फर्श पर सरकते हुए लंबी हो चली थी। घर में एक शांत सा सुकून पसरा था, वही दोपहर वाला जब काम थम जाते हैं और सोचने की आवाज़ें साफ सुनाई देने लगती है। दादी माँ झूले वाली कुर्सी पर बैठी थी। उनकी नज़र सामने बैठी ईसा पर थी, जो चुपचाप अपनी चुन्नी के किनारे उंगलियों से मोड़ रही थी। चेहरे पर हल्की लाली थी, पर वो खुद भी नहीं जानती थी कि किस बात पर। ईसा, दादी माँ ने नरम स्वर में पुकारा। जी दादी माँ। वो चौंक कर सीधी बैठ गई। दादी माँ ने चश्मा थोड़ा नीचे खसकाया। आंखों में मुस्कुराती गंभीरता थी। एक बात पूछूं? ईसा ने सिर हिलाया। तुम अग्नि को पसंद करने लगी हो बेटा? सवाल सीधा था पर उसमें कोई दबाव नहीं था, बस अपनापन। ईसा की सांस अटक गई, उसकी पलकें झुक गई, लब सूख गए। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। दादी माँ आगे बोली, देखो, इज्जत और भरोसा तो मैं उसकी आंखों में तुम्हारे लिए पहले दिन से देख रही हूँ, पर अब कुछ और भी है। उसकी आंखों की चमक बदल गई है जब वो तुम्हें देखता है। चूंकि अग्निवीर ने अपनी दादी को ईसा से प्यार करने वाली बात बता दी थी, लेकिन अग्निवीर की दादी चाहती थी कि वो अपने मोहब्बत का इजहार ईसा से खुद करे और ईसा खुद उससे करे, किसी के माध्यम से। एक दूसरे की फीलिंग वो दोनों नहीं जाने, क्योंकि ये बहुत खास फीलिंग होती है जो अपने साथी से सुनने पर एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। ईसा का दिल जोरों से धड़क उठा। उसे याद आया सुबह की वो नज़र, कार में वो चुप साथ, स्कूल से बाहर उसकी बात, सब जैसे एक साथ सामने आ गया। अगर तुम्हारे दिल में भी उसके लिए इज्जत से थोड़ा ज़्यादा कुछ है, दादी माँ ने धीरे से कहा, तो अपने रिश्ते को आगे बढ़ने का एक मौका दो लाडो। रिश्ता सिर्फ नाम से नहीं चलता, एहसासों से चलता है। ईसा ने हिम्मत करके नज़र उठाई। दादी माँ, मुझे इतना समझ नहीं आता, मैं क्या करूँ कि उन्हें खुशी हो। उसकी आवाज़ सचमुच मासूम थी, जैसे किसी ने उसे ज़िंदगी के इस हिस्से के बारे में कभी बताया ही ना हो। दादी माँ की आंखें नम हो गईं। बेटा, पति पत्नी के रिश्ते में प्यार ज़रूरी है, पर प्यार जताना भी ज़रूरी है। भरोसा है ना तुम्हें उस पर? ईसा ने बिना सोचे सिर हिलाया। हाँ। तो फिर डर किस बात का? कभी कभी सामने वाले को ये महसूस कराना पड़ता है कि तुम भी वही चाहती हो जो वो चाहता है, साथ, अपनापन, नज़दीकी दिल की। ईसा की पलकों पर शर्म उतर आई। पर कैसे? दादी माँ हल्के से हंसी। ये भी मैं बताऊं? आज के ज़माने में मेरी लाडो इतनी सीधी कि उसे ये भी नहीं पता कि अपने पति के सामने प्यार कैसे जताया जाता है। ईसा झेप कर उनके गले लग गई। दादी माँ, उसकी आवाज़ में लाड था। दादी माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा। ठीक है, ज़्यादा छेड़ूंगी नहीं, बस इतना समझ लो, कभी कभी एक सजा हुआ कमरा, थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा अपनापन बहुत कुछ कह देता है। बिना बोले ईसा चुपचाप सुनती रही। हर शब्द दिल में उतरता गया। मैं तुम्हारे कमरे की सजावट करवा देती हूँ, दादी माँ ने जैसे कोई फैसला सुनाया। बाकी तुम दोनों की कहानी तुम खुद लिखोगी? ईसा ने धीरे से हाँ कहा, जैसे कोई वादा कर रही हो। दोनों ने साथ में लंच किया। आज खाने का स्वाद अलग था, हल्का सुकून भरा। खाने के बाद ईसा अपने कमरे की तरफ चली गई, पर उसके कदमों में घबराहट और उम्मीद साथ साथ चल रही थी। उधर दादी माँ ने नौकरों को बुलाया। कमरा साफ होना चाहिए, फूल ताज़ा हो, पर ज़्यादा दिखावा नहीं, समझे? उन्होंने खुद जाकर देखा, पर्दे ठीक किए, बेडशीट बदली गई, साइड टेबल पर एक छोटा सा फूलदान रखा गया। कमरा किसी फिल्मी सेट जैसा नहीं, बल्कि घर जैसा सुंदर लग रहा था। नरम रोशनी, हल्की खुशबू, सादगी में अपनापन। फिर दादी माँ अपनी अलमारी के पास गई, अंदर से एक लाल रंग की हल्की शिफॉन वाली साड़ी निकाली, सालों से संभाल कर रखी हुई। उंगलियां उस कपड़े पर फिरते ही उनकी आंखों में पुरानी यादें उतर आई। ये तुम्हारे दादाजी लाए थे, उन्होंने धीरे से कहा जब ईसा के कमरे में आई। दादी माँ, ये तो बहुत खूबसूरत है।
ईसा ने साड़ी हाथ में लेते हुए कहा, आज तुम पहनोगी इसे। इस साड़ी के साथ तुम्हारे दादाजी का आशीर्वाद है और उनका प्यार भी। ये बोलते हुए उनकी आंखें भर आई थी। दादी माँ, ये बोलते हुए ईसा उनके गले लग गई। दादी माँ अपने आंसू पोंछ मुस्कुराकर उसे छेड़ते हुए बोली, अपने हबी को इम्प्रेस करने में कोई कमी मत छोड़ना। ईसा का चेहरा टमाटर सा लाल हो गया। मैं कुछ नहीं, दादी माँ ने उसके माथे को चूम लिया। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। मेरी अग्नि ने बहुत अकेलापन देखा है और तुमने भी। अब बस खुशियाँ हो। ईसा की आंखें भर आई, पर इस बार आंसू भारी नहीं थे, हल्के थे, उम्मीद वाले। उसने साड़ी सीने से लगा ली, जैसे कोई सपना पकड़ लिया हो। बाहर शाम की धूप ढल रही थी। कमरे में हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही थी। हवा में फूलों की महक थी और ईसा के दिल में पहली बार डर से ज़्यादा हिम्मत थी, किसी के करीब एक कदम बढ़ाने की। दादी माँ धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आई तो उनके चेहरे पर वही शरारती संतोष था जो किसी दादी के मन में तब आता है जब वो चुपचाप अपने बच्चों की खुशियों की डोर खींच रही हो। रेखा, उन्होंने हल्की ऊंची आवाज़ में पुकारा। रसोई से जी दादी माँ की आवाज़ आई और रेखा पल्लू संभालती हुई बाहर आ गई। अच्छी सी अदरक इलायची वाली चाय बनाओ और साथ में थोड़ा हल्का नाश्ता भी। मेहमान है। रेखा ने सिर हिलाया, पर उसके चेहरे पर सवाल था। घर में तो कोई आया नहीं। दादी माँ उसकी आंखों की जिज्ञासा पढ़कर मुस्कुराई। ऊपर कमरे में जो मैडम आई हैं ना, उनके लिए। रेखा समझ गई कुछ खास चल रहा है। उधर दादी माँ ने अपने फ़ोन से पहले ही एक जानी पहचानी ब्यूटिशियन को बुला लिया था जो घर आकर सर्विस दिया करती थी। कुछ ही देर में वो अपना बड़ा सा मेकअप किट, ब्रश बॉक्स और मशीनों वाला बैग लेकर आ गई थी। दादी माँ ने उसे ऊपर गेस्ट रूम में ठहराया था जहाँ रोशनी अच्छी आती थी। सब आराम से करना, दादी माँ ने धीरे स्वर में कहा। मेरी बच्ची को घबराहट नहीं होनी चाहिए। फिर वो खुद ईसा के कमरे की तरफ बढ़ी। ईसा अलमारी के सामने खड़ी थी, हाथों में वो लाल शिफॉन साड़ी पकड़े, जैसे अभी भी समझ नहीं पा रही हो कि आज का दिन उसे किस ओर ले जा रहा है। लाडो, दादी माँ ने पुकारा। ईसा पलटी। जी, मेरे साथ चलो ज़रा। ईसा उनके पीछे पीछे चली। जैसे ही वो उस कमरे में पहुंची जहां ब्यूटिशियन खड़ी थी, उसके कदम रुक गए। टेबल पर सजे ब्रश, क्रीम, सीरम, हेयर टूल्स देखकर उसका दिल धक से रह गया। दादी माँ, ये सब? उसकी आवाज़ में सचमुच हिचक थी। बहुत ज़रूरत है। दादी माँ ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा। आज तुम रिलैक्स फील करोगी, मन भी हल्का होगा। कभी कभी खुद के लिए सजना भी ज़रूरी होता है। ईसा अभी भी असमंजस में थी। पर मैं तो, दादी माँ हंस दी, अगर मेरी थोड़ी शैतान पोता बहू होती ना तो ये सब खुद मांगती मुझसे। मैं एक दिन ना करा पाऊँ तो वो मुझसे रूठ जाती। और मेरी ये सीधी साधी लाडो पूछ रही है क्या ज़रूरत है। ईसा झेप गई। मैं बस तुम्हें थोड़ा और निखारना चाहती हूँ। दादी माँ ने उसके गाल पर हाथ रखा। वैसे तो मेरा अग्नि तुम्हें ऐसे ही देखकर फिदा है, पर आज उसे तुम्हारी तरफ से एक छोटा सा सरप्राइज भी मिलना चाहिए। ईसा की पलकों पर लाली उतर आई। ब्यूटिशियन ने मुस्कुराकर नमस्ते किया। आप बैठिए मैडम। ईसा कुर्सी पर बैठी तो उसकी धड़कनें सचमुच तेज थी। दादी माँ ने उसके कंधे दबाए। आराम से, मैं नीचे हूँ। फिर ब्यूटिशियन की तरफ मुड़कर बोली, तुम अपना काम शुरू करो, मैं चाय नाश्ता भेजती हूँ। मेरी पोता बहू इतनी खूबसूरत लगे कि मेरा पोता पलक झपकाना भूल जाए। ईसा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। दादी माँ नीचे चली गई, पर उनके चेहरे की मुस्कान साथ रह गई। ब्यूटिशियन ने धीरे से कहा, आपकी दादी सासू माँ बहुत कूल हैं और आपको बहुत प्यार भी करती हैं। ईसा ने हल्की मुस्कान दी। काम शुरू हुआ। सबसे पहले उसने ईसा का मैनीक्योर पेडिक्योर किया, फिर सॉफ्ट स्क्रब जिससे त्वचा की थकान उतरती चली गई। गर्म तौलिए की भाप चेहरे पर रखी गई तो ईसा की पलकों ने खुद ब खुद आराम महसूस किया। फिर फेशियल मसाज धीमे गोल घुमावों में, जिससे उसके चेहरे की जकड़न खुलती गई। देखिए, आपकी स्किन बहुत नेचुरल ब्यूटी है, ब्यूटिशियन बोली। बस थोड़ा ग्लो और आ जाएगा। हेयर सेट करने के लिए उसके खुले बालों में सीरम लगाया गया। हल्के वेव्स दिए गए ताकि बाल भारी नहीं बल्कि मुलायम दिखे। भौहों को हल्का शेप दिया गया। पलकों पर सॉफ्ट मस्कारा, आंखों पर हल्का सिमरी पीच शेड जो उसकी मासूमियत को और उभार रहा था। गालों पर हल्की गुलाबी आभा, होठों पर रोज टोन, ना ज़्यादा गहरा ना फीका। गले और हाथों पर भी मॉइस्चराइजर ग्लो दिया गया
ताकि पूरी सूरत एक जैसी दमके। बीच बीच में चाय आई, बिस्किट रखे गए। ब्यूटिशियन बातों बातों में बोली, हर लड़की को ये टाइम मिलना चाहिए जब वो खुद को आईनों में देखे और मुस्कुराए। ईसा ने आईने में खुद को देखा। वो वही थी, पर जैसे थोड़ा और खिली हुई, निखरी हुई। उसके चेहरे पर सिर्फ मेकअप नहीं था, आत्मविश्वास की एक हल्की परत भी चढ़ गई थी। उसे पहली बार लगा शायद वो सच में आज किसी के लिए खास दिखना चाहती है। नीचे दादी माँ पूजा के फूल सजा रही थी, पर मन ऊपर ही था। उन्हें पता था आज सिर्फ श्रृंगार नहीं हो रहा है, एक रिश्ता धीरे धीरे झिझक से निकलकर अपनापन सीख रहा है। ऊपर कमरे में आईने के सामने बैठी ईसा के दिल में भी यही चल रहा था। थोड़ी शर्म, थोड़ी दिलों की धड़कन और बहुत सारी उम्मीद। दादी माँ पूजा वाले छोटे से कक्ष में आकर चुपचाप आसन पर बैठ गईं। शाम की हल्की सुनहरी रोशनी खिड़की के जाली से छनकर अंदर आ रही थी और दीवार पर टंगे कान्हा जी के चित्र पर पड़कर एक अलग ही आभा बना रही थी। उन्होंने धीरे से घी का दीपक जलाया, अगरबत्ती सुलगाई और दोनों हथेलियां जोड़कर आंखें मूंद ली। उनके चेहरे की झुर्रियों में बरसों का अनुभव था, पर इस वक्त उनमें एक माँ जैसा कोमल डर भी छिपा था। धीमी आवाज में बोले, कान्हा जी, मेरी एक छोटी सी विनती है। उनकी आवाज़ भर्रा गई, फिर संभली। मेरी बहू और मेरे पोते के बीच सब ठीक कर देना। बिन माँ की बच्ची है वो, ऊपर से जितनी हंसती दिखती है ना, अंदर से उतनी ही सहमी हुई है। मुझे उसका मन भी बनना है, मुझे उसकी माँ भी बनना है, उसकी दोस्त भी। पर आखिर मैं बूढ़ी औरत हूँ, हर बात उसकी तरह महसूस नहीं कर पाती। उनकी उंगलियां माला के मनकों पर चल रही थी, पर मन पूरी तरह उन दो बच्चों में अटका था जिन्हें वो अपने जीवन का सहारा मान बैठी थी। मेरी बच्ची बहुत मासूम है, उन्होंने फिर कहा। उसके दिल में किसी के लिए नफरत नहीं है, कोई चालाकी नहीं है, बस डर है, संकोच है। उसे हिम्मत देना कान्हा जी, उसकी जिंदगी खुशियों से भर देना। उनकी आंखों के कोरे भीगने लगे। जैसे आपने मेरी बच्ची के लिए मेरे अग्नि को चुना और मेरे अग्नि के लिए मेरी मासूम सी लाडो को, वैसे ही उनके जीवन में आज की रात प्यार भर देना, अपनापन भर देना, दोनों के दिलों की दूरियां मिटा देना। रिश्ता सिर्फ नाम का नहीं, मन का भी हो जाए। आखिरी शब्द कहते कहते उनकी आवाज़ टूट गई। उन्होंने आगे झुककर माथा जमीन से लगाया। कुछ पल वैसे ही रही जैसे सारा बोझ उस ठंडी फर्श को सौंप रही हो। फिर उठकर पास रखे सोफे पर आकर बैठ गई। आंचल से आंखें पोंछी, पर चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे प्रार्थना ने उन्हें हल्का कर दिया हो। घड़ी की सुइयां 7 के करीब पहुंच रही थी कि सीढ़ियों से आहट आई। ब्यूटिशियन अपना किट समेटे नीचे आई। दादी माँ, उसने मुस्कुराकर कहा, आपकी पोता बहू का मेकओवर हो गया। दादी माँ की आंखों में चमक आ गई। अच्छा, वैसे सच कहूँ, ब्यूटिशियन बोली, वो खुद ही इतनी खूबसूरत और मासूम है कि मुझे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ा। बस थोड़ा ग्लो, थोड़ा हेयर सेट, बाकी तो उनकी नेचुरल ब्यूटी ही काफ़ी है। दादी माँ हंस पड़ी। वो तो मैं जानती ही हूँ, मैं बस उसका थोड़ा रूप और निखारना चाहती थी ताकि मेरा पोता आज पलक झपकाना भूल जाए। दोनों हंस पड़ी। आजकल की लड़कियाँ खुद पार्लर भागती हैं। दादी माँ ने सिर हिलाया। और मेरी बहू पूछ रही थी क्या ज़रूरत है। इतनी सीधी है मेरी लाडो। उन्होंने पर्स से पैसे निकालकर उसके हाथ में रखे। ये लो बेटा, तुम्हारा पेमेंट। ब्यूटिशियन ने सम्मान से लिया। जब भी ज़रूरत हो बुला लीजिएगा। जरूर, दादी माँ ने कहा। वो चली गई तो फिर घर शांत हो गया, पर इस शांति के भीतर एक उम्मीद धड़क रही थी, एक दादी की दुआ जो शायद आज रंग लाने वाली थी। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था और भीतर हल्की सी पीली रोशनी जल रही थी जो दीवारों पर सजे फूलों की परछाइयों को नरम बना रही थी। ईसा आईने के सामने खड़ी थी, वही लाल शिफॉन साड़ी जो दादी माँ ने दी थी। उसके नर्म कपड़े की लहरें उसके चारों ओर जैसे कोई धीमा संगीत बनाकर ठहरी हुई थी। पल्लू कंधे से फिसलता हुआ उसके हाथों तक आ रहा था। माथे पर छोटी सी गोल लाल बिंदी, होठों पर गहरा पर सधा हुआ लाल रंग, आंखों में बारीक काजल जो उसकी आंखों की गहराई को और उभार रहा था। बाल आधे खुले आधे पीछे हल्के से पिन किए हुए, कुछ लटें जानबूझकर गालों के पास छोड़ी गई थी जो उसके चेहरे की कोमलता को और बढ़ा रही थी। उसने खुद को आईने में देखा तो जैसे खुद ही खुद को पहचान ना पाई। अगले ही पल झट से दोनों हथेलियां उठाकर उसने अपना चेहरा ढक लिया। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे कोई उसे सुन लेगा।
मैं ऐसी लग रही हूँ, वो खुद से फुसफुसाई और शर्म के मारे उसके गाल और भी लाल हो गए। उसे लग रहा था जैसे आईना भी उसे देखकर मुस्कुरा रहा हो। उसने धीरे से उंगलियों के बीच से खुद को दोबारा देखा। सच में वो आज अलग लग रही थी, सिर्फ साड़ी या श्रृंगार से नहीं, बल्कि भीतर उठती किसी नई भावना से। उसके चेहरे पर जो लाली थी वो सिर्फ मेकअप की नहीं थी, वो इंतजार की थी, उसे एहसास की थी आज अग्निवीर उसे इस रूप में देखेगा। ये सोचते ही उसने फिर चेहरा छुपा लिया और पलटकर बिस्तर के किनारे बैठ गई, हथेलियां अब भी गालों पर रखी हुई। दूसरी ओर शहर के ट्रैफिक के बीच कार की पिछली सीट पर बैठा अग्निवीर लैपटॉप बंद कर रहा था। स्क्रीन पर खुले फाइल्स उसे दिख तो रहे थे, पर समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बेचैनी क्यों है। दिल की धड़कनें अजीब रफ्तार से चल रही थी। उसने टाई ढीली की, गहरी सांस ली और खुद से धीमे से मुस्कुराया। उसे बस घर जाना था, जल्दी, बहुत जल्दी। ड्राइवर ने जैसे ही घर के गेट के भीतर कार मोड़ी, अग्निवीर ने एक पल को आंखें बंद की, जैसे भीतर की भाग दौड़ दरवाजे पर ही छोड़ देना चाहता हो। अंदर ड्राइंग रूम में दादी माँ और विशु सोफे पर बैठे कार्टून देख रहे थे। टीवी की रंगीन रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। विशु खिलखिला रहा था और दादी माँ भी उसके साथ हंसते हुए उसे बीच बीच में कुछ समझा रही थी। दरवाज़ा खुलने की आहट पर विशु उछल पड़ा। सुपर हीरो आ गए। अग्निवीर के चेहरे पर थकान थी, पर विशु को देखते ही मुस्कान आ गई। उसने झुककर दादी माँ के पैर छुए। खुश रहो, उन्होंने सिर हिलाया। आओ बैठो, कॉफ़ी पीकर जाना ऊपर, अग्निवीर ने हल्की थकी हंसी के साथ कहा। मैं फ्रेश होकर आता हूँ दादी माँ, फिर आराम से पी लेंगे। नहीं, उन्होंने ज़रा सख्ती से कहा। पहले बैठ, आज मेरे साथ कॉफ़ी पीने का मन है। उसी वक्त रेखा ट्रे में 2 कप कॉफ़ी लेकर आई। अग्निवीर बैठ गया, पर उसकी नज़रें अनायास पूरे कमरे में घूम गई। ईसा कहीं नहीं दिखी। उसने कप हाथ में लिया, पर घूंट लेने से पहले ही पूछ लिया, दादी माँ, ईसा कहाँ है? विशु ने भी इधर उधर देखा, जैसे उसे भी अभी ही ध्यान आया हो। दादी माँ ने सामान्य आवाज में कहा, पता नहीं, सुबह से कमरे में ही है, 2 बार बुलाया भी। बोली काम है। अग्निवीर की भौहें हल्की सिकुड़ गई। काम? उसने धीरे से दोहराया। हाँ, दादी माँ ने टीवी की ओर देखते हुए कहा, पर उनकी आंखें के कोने में शरारत छिपी थी। जा देखा क्या कर रही है तेरी लाडो। अग्निवीर ने कप टेबल पर रखा, एक पल सोचा, फिर बिना कुछ बोले उठ खड़ा हुआ। सीढ़ियां बढ़ते हर कदम के साथ उसका दिल और तेज धड़क रहा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये बेचैनी है या उत्सुकता। पीछे सोफे पर बैठी दादी माँ ने विशु की ओर देखा। होठों पर दबाई हुई मुस्कान थी। उन्हें पता था ऊपर क्या इंतजार कर रहा है। अग्निवीर कमरे के बाहर आकर रुका। दरवाजे के उस पार हल्की रोशनी की रेखा फर्श पर गिर रही थी। उसने एक पल के लिए सांस रोकी और धीरे से दरवाजे पर दस्तक दिया। आईने के सामने बैठी ईसा का दिल जैसे धड़क कर बाहर ही आ जाएगा। वो जल्दी से उठकर जाकर पर्दे के पीछे छिप गई। अग्निवीर ने दरवाजे का हैंडल बहुत धीमे से दबाया, जैसे अंदर जो भी हो उसका इंतजार कर रहा हो, उसे अचानक चौंकाना नहीं चाहता हो। कुंडी खुलने की हल्की सी आवाज़ हुई और दरवाज़ा थोड़ा सा खुलते ही भीतर की मुलायम सुनहरी रोशनी फर्श पर फैल गई। उसने दरवाज़ा और खोला और उसी पल उसकी सांस जैसे सीने में अटक गई। कमरा वैसा नहीं था जैसे वो हर दिन छोड़कर जाता था। आज हवा तक बदली हुई थी, जैसे दीवारों ने भी कोई राज अपने अंदर सजा रखा हो। कोनों में टिमटिमाती फेयरी लाइट्स की रोशनी कमरे को नर्म बना रही थी। हर चीज़ पर एक कोमल चमक थी और गुलाब की हल्की खुशबू सांस के साथ अंदर उतर कर दिल की धड़कन से मिल रही थी। उसने एक कदम अंदर रखा, पर उसकी नज़र किसी सजावट पर टिक ही नहीं पा रही थी। दिमाग देख रहा था, पर दिल ढूंढ रहा था। उसकी धड़कन अचानक तेज हो गई, सच में इतनी तेज कि उसे अपने ही सीने में उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने पीछे से दरवाज़ा हल्का सा बंद किया, पर ध्यान उस पर भी नहीं था। उसकी आंखें बेचैन होकर कमरे में घूम रही थी, जैसे किसी खोई हुई चीज़ को पा लेने की हड़बड़ी हो। ईसा, उसकी आवाज़ धीमी नहीं थी, वो रुकी हुई सांसों के बीच निकली। पुकार थी जिसमें चाहत भी थी और घबराहट भी और बेचैनी भी। जवाब नहीं आया, बस पर्दों की तरफ से बहुत हल्की सी हलचल हुई। उसके होठों पर एक नरम अधूरी सी मुस्कान आई, जैसे दिल ने कह दिया हो कि वो यहीं है।
उसने अनजाने में अपने बालों पर हाथ फेरा, एक लंबी सांस ली और धीमे कदमों से उस तरफ बढ़ा। कहाँ हो बीबी? इस बार आवाज़ में हल्की सी शिकायत घुली थी। इतना खूबसूरत सरप्राइज़ प्लान करके अपने हबी को इतना तड़पा रही हो, ये सही बात है क्या? उसकी आवाज़ में बेचैनी और तड़प साफ महसूस हो रही थी। जब कमरा इतना खूबसूरत है तो मेरी मासूम सी बीबी कितनी खूबसूरत लग रही होगी। कहते कहते उसकी आवाज़ खुद ही भारी हो गई। पर्दे के पीछे खड़ी ईसा की उंगलियां साड़ी के पल्लू में कस गई। उसकी सांसें तेज थी, दिल की धड़कन जैसे कानों से गूंज रही थी। अग्निवीर अब बिल्कुल उसके पास आ चुका था। उसने पर्दे के पीछे उसकी हल्की सी परछाई देखी और उसके सीने में धड़कता दिल सच में एक पल को उछल गया। उसने हाथ बढ़ाया, पर्दा पकड़ा, एक पल को आंखें बंद की जैसे खुद को संभाल रहा हो। फिर बहुत धीरे से पर्दा हटाया। जो सामने था उसने कुछ सेकंड के लिए उसे बिल्कुल स्थिर कर दिया। लाल साड़ी की मुलायम लहर, खुले बालों की छाया, माथे की बिंदी, काजल से भरी झुकी हुई पलकें और गालों पर फैली वो लाली जो सिर्फ एहसासों से आती है। ईसा ने एक पल उसकी तरफ देखा और उसी पल उसकी हिम्मत जवाब दे गई। वो तेजी से आगे बढ़ी और सीधा उसके सीने से आकर लग गई। अग्निवीर को सच में उसे थामना पड़ा। उसकी बाहें खुद ब खुद उसके चारों तरफ आ गई। ईसा का चेहरा उसके सीने में छुप गया था। उसकी सांसें उसकी शर्ट के कपड़ों से टकरा कर गर्म महसूस हो रही थी। अग्निवीर का दिल अब भी तेज धड़क रहा था, पर अब उसकी धड़कन उसके साथ मिल चुकी थी। उसने आंखें बंद की, ठुड्डी उसके सर पर टिका दी और एक लंबी कांपती हुई सांस छोड़ी। उसकी उंगलियां बहुत सावधानी से उसकी पीठ पर आकर ठहरी, जैसे वो कोई नाजुक चीज थामे हो। तुम्हें अंदाजा भी है? वो बहुत धीमे से बोला, आवाज भर्रा गई थी। तुमने अभी मेरे अंदर क्या कर दिया है? ईसा ने और कसकर उसे पकड़ लिया। उसने उसके बालों में चेहरा झुकाया। उसकी महक और गुलाब की खुशबू एक हो गई थी। इतना मत तड़पाया करो, उसने फुसफुसा कर कहा। दिल सच में बाहर आ जाता है। ईसा ने चेहरा थोड़ा उठाया, पर नजरें पूरी नहीं मिला पाई। अग्निवीर की आंखें उस पर टिकी थी, तेज नहीं पिघली हुई। इतनी खूबसूरत लग रही हो। उसकी आवाज़ धीमी थी पर गहरी, कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये सब मेरे लिए है। ईसा की पलकों पर नमी थी, होठों पर हल्की मुस्कान, कमरे की रोशनी, फूलों की खुशबू, धड़कनों की आवाज़, सब जैसे उस पल में सिमट गए थे। कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई शब्द जरूरी नहीं थे। वो सामने खड़े दो लोग नहीं थे, एक दूसरे में ठहरते हुए दो दिल थे जिनकी बेचैनी अब सुकून बन रही थी। सब कुछ मिलाकर रूम को एक अलग ही रोमांटिक माहौल बना रहा था। अग्निवीर की उंगलियां अब भी ईसा की पीठ पर टिकी हुई थी, जैसे वो उसे सिर्फ छू नहीं रहा, संभाल रहा हो। उसने थोड़ा सा पीछे हटकर उसका चेहरा अपनी हथेलियों में लिया। उसकी सांस अब भी हल्की भारी थी, आंखों में वही नर्म चमक, जैसे कोई बहुत कीमती चीज उसके सामने खड़ी हो। वो झुका और पहले उसकी दाईं आंख के कोने को बहुत हल्के से चूमा, फिर बाईं आंख को, जैसे उसकी पलकों पर जमा हर झिझक वो अपने होठों की गर्माहट से पिघला देना चाहता हो। ईसा की पलकें अपने आप बंद हो गई, उंगलियां अब भी उसकी शर्ट को थामे थी। अग्निवीर ने उसके गालों को चूमा, धीरे, बिना जल्दबाजी, जैसे हर स्पर्श से उसे यकीन दिला रहा हो कि ये पल सच है। फिर उसके माथे पर अपने होठ टिकाए, कुछ सेकंड वहीं रुका रहा। जब उसने चेहरा थोड़ा पीछे किया तो उसकी नज़र सीधे उसके लबों पर आकर ठहर गई, पर उस ठहराव में अधीरता से ज़्यादा एहसास था। उसकी आवाज़ गहरी हो गई। बीबी, इतना कुछ कर दिया है तुमने तो मैं तुम्हारा हबी हूँ, तुम्हारे लिए खास हूँ, इसका एहसास भी करवा दो ना। शब्दों में शरारत थी, पर उससे ज़्यादा चाहत। ईसा की सांस अटक गई। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां उसकी उंगलियों में फंस गई और बिना आंखें उठाए उसे धीरे धीरे बेड की तरफ ले चली। अग्निवीर अब भी उसे देख रहा था। कमरे की सजावट उसके लिए बस धुंधली पृष्ठभूमि थी। जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़े, उसकी नज़र अनायास बिस्तर पर गई और वो ठहर गया। गुलाब की पंखुड़ियों से बना दिल और उसके भीतर लिखा उसका नाम, उसके लिए एक इजहार, एक साफ मासूम सच्चा आई लव यू। उसकी आंखों में सच में अलग सी चमक उतर आई। उसे भरोसा ही नहीं आ रहा था। उसने धीरे से फुसफुसाया, ये तुमने लिखा है? ईसा ने सिर और झुका लिया। गालों की लाली और गहरी हो गई। अग्निवीर ने अचानक उसे कमर से थामा और एक झटके से गोद में उठा लिया। ईसा हल्की सी चीखी, फिर खुद ही हंस पड़े।
हाथ उसके कंधों के पीछे आ टिके। वो उसे गोल गोल घुमाने लगा। कमरे की लाइट्स धुंधली लकीरों की तरह घूम रही थी। ईसा 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 माय स्वीट हार्ट। उसकी आवाज़ में वो खुशी थी जो छुपाए नहीं छुप रही थी। आज जो तुमने मेरे लिए किया है, उसके बाद अगर मैं मर भी जाऊं तो। ईसा ने तुरंत उसका मुंह अपने हाथ से ढक दिया। आंखों में सख्त सा प्यार था। ऐसी बातें अगर आपने बोली ना आज के दिन, तो मैं सच में नाराज हो जाऊंगी। उसकी आवाज़ कांपी, पर उसमें अपनापन था। अग्निवीर ने उसकी आंखों में डर वो लगाव देखा और फिर बिना कुछ कहे उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर धीरे से नीचे किया। फिर झुक कर उसके होठों को लॉक कर दिया। बिना जल्दबाजी, बिना शोर, बस एक लंबा थमा हुआ पल जिसमें शिकायतें नहीं थी, सिर्फ यकीन था। कमरे की खुशबू, लाइट्स की नरम चमक और दो धड़कते दिलों की एक सी लय। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आप लोगों ने कल कमेंट तो अच्छा नहीं किया, लेकिन फिर भी मैंने पार्ट दे दिया। लेकिन अगर अगला पार्ट जल्दी से जल्दी आप लोग देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो को एक लाइक्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।